नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं केरल से गिलवेस्टर भाई। गिलवेस्टर भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। गिलवेस्टर भाई जो है केरल से रहने वाले तो केरल के हैं, लेकिन हिंदी पट्टी में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और लंबे समय तक एनडीटीवी के पत्रकार रहे। अभी कई अखबारों के लिए काम कर रहे हैं, खास करके डेक्कन हेराल्ड के लिए वो काम कर डेक्कन रहे हैं। डेक्कन क्रॉनिकल। हेराल्ड के लिए, डेक्कन क्रॉनिकल क्रॉनिकल में। के जी। क्रॉनिकल के लिए काम कर रहे हैं, केरला ब्यूरो चीफ के तौर पे। और गिलवेस्टर भाई जो है वो लगातार केरल में रह रहे हैं भले, लेकिन केरल से लेकर के दिल्ली की राजनीति तक उनकी नजर है। गिलवेस्टर भाई, जो दिल्ली में चल रहा है, खास करके जो एक महत्वपूर्ण है कि केरल को केरलम उसका नाम दिया गया। विधानसभा में, संसद में भेजा था विधानसभा ने, संसद में वो पास हो गया बिल। अब केरलम हो गया आपका स्टेट, केरल की जगह। लेकिन संसद में कोई बहस उस पर नहीं हुई। क्या अच्छा नहीं होता बहस होती? और क्या कह रहे हैं केरल के लोग कि बस ऐसे ही आया और गया, पास हो गया। देश देश को कम से कम पता चलता कि अब केरल को केरलम कहा जा रहा है, तो हम केरलम लिखें, केरलम में बात केरलम कहें। तो ये चर्चा नहीं होने का जो नुकसान है केरल को, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? देखिए, यहाँ पे भी धनंजय जी, पहले तो आपको नमस्कार। और ये बात ठीक है आपकी कि केरलम के ऊपर चर्चा होनी थी और वो हो नहीं पाई। पूरा प्रदेश उसका इंतजार भी कर रहा था कि इसके ऊपर जो चर्चा होगी उसमें क्यों ये नाम बहुत जरूरी है केरलम, और उसके क्या मायने हैं। और केरला एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है हमारे देश का, और वहाँ के लोग भी उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये संसद सत्र जो शुरू से ही इतना प्रक्षुब्ध रहा, और उसका मुख्य कारण सब जानते हैं कि क्या हुआ। जब से ये जंतर मंतर वाला विषय हुआ, उसके ऊपर चर्चा होनी थी और उसके लिए वो तैयार नहीं थे। ना तो प्रधानमंत्री संसद आ रहे थे और ना ही गृह मंत्री। और विपक्ष की तो साफ सी मांग थी कि इतना बड़ा वहां पर आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, और जिस तरीके से छात्रों के साथ जो बर्ताव किया गया, वो बहुत ही ज्यादा बर्बरतापूर्ण बर्ताव हुआ है और सबकी आंखों के सामने हुआ है। और उसके कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और हिंदुस्तान की जो जो सही सोचने वाली जनता है, सब लोग हैं जो, उनका भी ये विचार है कि इतनी ज्यादा बर्बरता की क्या आवश्यकता थी बच्चों के ऊपर। और जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल करके एक बच्चे की तो आंख की रोशनी तक जाने की वो है, और दूसरे बच्चों के ऊपर जो जिस तरीके से वो इससे घायल हुए हैं, और साथ में जिस तरीके से जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बर्ताव किया गया है, ये हर घर में जो है उसका वो काफी रोष पैदा किया है समाज के अंदर। और जो लोग भाजपा के समर्थक हैं, उनके अंदर भी ये काफी, उनको भी बुरा लगा है। ऐसा नहीं है कि उनको बुरा नहीं लगा है, वहां पे भी बच्चे हैं, उनके घरों में भी बच्चे हैं। तो जिस तरीके से बच्चियों के साथ, और आपको पता है किस तरीके से जो सादी वर्दी में, बिना वर्दी के जो लोग डंडा लिए हुए गुंडों की तरह जो बर्ताव कर रहे थे बच्चों के साथ, और ये इतनी ज्यादा एक्सेसिव फोर्स की कोई जरूरत नहीं थी वहां पे जो इस्तेमाल की गई। तो ये सारी चीजें लोगों के जहन में थी, और ये सब लोग जो है टेलीविजन में देख रहे थे। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि केरला की जनता जो है बहुत कड़ी नजर रखती है पूरे राष्ट्र में जो राजनीति हो रही है। और यहाँ के जितने भी चैनल है, करीब 15-20 चैनल्स जो हैं, वो वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे जंतर मंतर से, और वो मलयालम भाषा में कर रहे थे। तो हर घर में जो है ये वार्ता गया है और सबने ये इमेजेस या तस्वीरें देखी हैं। तो सब लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ने तो सेल्फी के मोड में जो है बात करने की कोशिश की है बच्चों के साथ। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ना करे, कोई नहीं कहेगा कि ना करें, बात करनी चाहिए। लेकिन जब संसद सत्र शुरू हुआ तो पहली जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए थी ना कि आप देश की जनता के सामने संसद में ये बात रखें कि क्यों ऐसा हुआ, आपका क्या विचार है उस पर। और अमित शाह जी को तो ये कहना चाहिए था कि किसने इसके निर्देश दिए थे। इतनी बर्बरतापूर्ण जो तरीके से इनको निपटा गया इनके साथ, बच्चों के साथ, उसके पीछे कौन है। तो ये देश की जनता सुनना चाहती थी उनसे। लेकिन जब ये इतने दिनों से इतना गतिरोध पैदा हो गया और वो तैयार ही नहीं है आके बोलने के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि पहले विपक्ष ये
ये वादा करे या ये प्रॉमिस करे कि अमित शाह के भाषण के दौरान कोई भी विपक्ष का नेता जो है उसमें खलबली नहीं पैदा करेगा। मीन्स ये तो पहले कभी सुना ही नहीं है हमने। इससे पहले कितने गतिरोध हुए हैं। जब यूपीए की सरकार थी, आपको पता है, अरुण जेटली ने साफ कहा था कि संसद में जो है, जो संसद के जो भी डिस्ट्रप्शंस होती हैं वो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि ये तो संसद की कार्रवाई ऐसी चलती है। आप कुछ बोलोगे, विपक्ष उसका विरोध करेगा, गतिरोध पैदा होगा, लेकिन फिर चर्चा होगी, फिर वापस आएंगे, ये तो चलता रहता है। लेकिन ये कहना कि हम आएंगे नहीं संसद में और हमारी मर्जी हम आए या ना आए, भाजपा के कई नेता तो बड़े ओपनली आके कह रहे हैं कि ये तो हमारी मर्जी है। यहाँ पे भी कल परसों जो मैं डिबेट देख रहा था केरला के चैनल्स में भी, उसमें भी यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के स्पोक्समैन है वो भी ये कह रहे थे ये तो प्रेरोगेटिव जो है प्राइम मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का है जी, कि वो चाहेंगे तो आएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। ये तो बिल्कुल ही अलग तो अनडेमोक्रेटिक बात होगी ना, कि आप संसद में आप तय करेंगे कि मैंने बोलना है कि नहीं बोलना है। संसद इतना बड़ा आपका लोकतंत्र एक जो प्लेटफॉर्म है और देश की जनता पूरा आपको देख रही है, तो आपको तो यहाँ पे आके बोलना चाहिए था। तो इस इतने सारे जो इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी सरकार इससे कतरा रही है बात करने से और अपनी बात रखने से। और जो होम मिनिस्टर है, जो कि जिनको कि हमेशा कहते हैं कि वो तो चाणक्य हैं या वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल मंत्री हैं, तो उनको आके बोलना चाहिए। आज भी जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि हम सिर्फ भाषण सुनने नहीं आ रहे हैं संसद में होम मिनिस्टर का, ये जो गृह मंत्री है उनको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इसके ये बर्बरता क्यों हुई है। तो हम जो है सिर्फ उनका लंबा चौड़ा भाषण सुनने के लिए नहीं हम बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी जो है निभाए और अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके देश की जनता को बताएं कि कौन है इसके पीछे, किसने निर्देश दिए हैं कि इसको इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है बच्चों के साथ के ऊपर हमला किया जाए। तो इसकी एक अकाउंटेबिलिटी देश की जनता के सामने रखना पड़ेगा। तो वो जो है विपक्ष उस बात पे अड़ा हुआ है, लेकिन देश की जनता देख रही है, केरला की जनता भी देख रही है कि ये क्यों बच्चों के भविष्य की बात भी तो जुड़ी है इससे, सिर्फ लाठीचार्ज तक थोड़ी है सीमित। इतना बड़ा विषय है, देश की शिक्षा नीति के ऊपर विषय है, नीट के एग्जाम्स के ऊपर है। तो ये देश के हर परिवार, हर घर जो है ये चाहता है, सुनना चाहता है प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से कि वो विपक्ष के जो उठाए गए सवाल हैं उन पे क्या जवाब देता है। तो केरलम भी जो है इसी में डूब गया, इसी चर्चा में केरलम वाला विषय भी डूब गया है जी। एक और है ना गिलवेस्टर भाई, कि जो संसद है वो सुप्रीम है, सरकार से ऊपर है संसद। सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। सरकार और संसद बराबर नहीं है। संसद संसद का पार्ट है सरकार, संसद का पार्ट है राष्ट्रपति, पार्ट है। संसद तो सर्वोपरि है। और जिस तरीके से कर रहे हैं वो मतलब चौंकाने वाला है कि आप, जैसे आपने कहा कि केरल के बीजेपी के नेता करें, उनकी मर्जी आए ना आए, ये तो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। आपकी मर्जी से संसद नहीं चलती। आप ये तय कर सकते हो कि हम कितने दिन संसद चलाएंगे, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देते हैं, उसके बाद संसद शुरू होती है, विपक्ष होता है। संसद में पक्ष और विपक्ष है। संसद यानी पूरी देश की जनता वहां बैठी हुई है, ये सुनने के लिए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार सर्वे सर्वा नहीं है, सरकार देश नहीं है, ये समझना बड़ा जरूरी है। खैर, ये देश के नागरिक समझेंगे। लेकिन एक जो आपने कहा कि जो जंतर मंतर पर हुआ उसको लेकर के बड़ा संसद में जो हुआ, जो जवाब चाहिए था, लोगों को सुनना चाह रहे थे। आपके यहाँ के जो मोहंती दास थे, मोहनदास, सॉरी, तो जी। मोहनदास, उनको अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट किया गया, उसके बाद क्या वहां प्रतिक्रिया रही उनके अरेस्ट किए जाने पर? हालांकि हमने सुना कि जमानत उनको मिल गई। जी। जी, ये एक्चुअली क्योंकि काफी टाइम केस एफआईआर लॉन्च हुए काफी समय हो गया था और यहाँ की कांग्रेस सरकार भी थोड़ा ढुलमुल रवैया अपना रही थी केस के रजिस्टर होने के बावजूद भी, जबकि उनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन फिर जो विपक्ष की तरफ से भी काफी प्रेशर बना कि आप इतने दिन से इस पे क्यों बैठे हो, ये तो आपको एक्शन लेना चाहिए, इतनी गलत बात उन्होंने कही है और एक तरीके से समाज में और ज्यादा स्पर्धा बढ़ाने वाली बातें की हैं। और इसमें वो जैसे हमेशा वो हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव होता है, इसमें भी उन्होंने उसको लाने की कोशिश की है भाजपा ने। अभी जब उनको पेश किया गया उसके बाद उनको
जमानत मिली, उसके बाद यहाँ पे मुरलीधरन है जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केरला से, उनका एक बयान आया तो उन्होंने कहा कि ये जो अरेस्ट और ये जो एक्शन हो रहा है ये एक तरफा है, और कुछ तबकों को जो है उनको खुश करने के लिए या उनके तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को या हमारी विचारधारा रखने वाले लोगों को कायदे से उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, ताकि कुछ तबकों को या कुछ सेक्शंस को उनकी तुष्टीकरण की जा सके। तो इशारा साफ समझ आ रहा था, लेकिन जो पब्लिक वो है वो कोई ज्यादा सपोर्ट इस मामले में उनको नहीं मिला है। हालांकि आरएसएस ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन यहाँ जो एक हिंदुत्ववादी संगठन है हिंदू ऐक्य वेदी, उन्होंने मोहनदास का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मोहनदास के अपने पर्सनल व्यू है और उसका एक फंडामेंटल राइट है बातें करने का, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो उन्होंने जो है बाद में जाके इसका समर्थन करने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल अगर आप समाज की बात देखें तो समाज में प्रतिक्रिया काफी विरोध में आई थी इस वक्तव्य के, और सबने जो है सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उसके चलते केरला के अंदर जो साधारण समाज है उसमें एक जो विचार बना था कि इतने गलत बयान जो है वो समाज में कभी भी उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। तो उसी तरह से अब उनको जो बेल मिल चुकी है, क्योंकि वो 72 साल के मेरे ख्याल से हैं, 71-72 साल के, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो इन सबको देखते हुए यहाँ के न्यायालय ने उनको बेल तो दी है, साथ में कुछ कंडीशंस रखी हैं कि वो पूरे जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके साथ कोऑपरेट करें। लेकिन इसमें पूरे मामले में एक बात तो साफ नजर आई कि उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। जो एक संघ परिवार की आइडियोलॉजी के साथ वो जुड़े हैं, तो लोगों के अंदर ये भी एक मैसेज गया कि देखिए इनका जो रवैया है या इनकी सोच है वो कितनी जो है सारी हदें पार कर गई हैं। तो ये एक मैसेज भी समाज के बीच में गया है इसके जरिए। जी। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात तो अपनी जगह है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये थोड़ा है कि आप उकसाइएगा। आप लोगों को मारने की या रेप करने की बात कीजिएगा। ये तो बड़ा घृणास्पद है, मतलब इसको कोई आदमी स्वीकार नहीं कर सकता। वो हिंदू दल के नाम पे जो कर रहे हैं, वो बेसिकली समाज के कचरा पक्ष है वो। कि आप इस लेवल पे सोचते हो? आपके घर के लिए ऐसा किया जाए तो क्या क्या कहा जाए? बहरहाल, जो आपने कहा कि उम्र है, उम्र तो बरबर राव की 80 साल उम्र थी। उनको जेल में रखा गया, और जेल में ही नहीं रखा गया, तमाम कष्ट दिए गए जो नहीं दिए जाना चाहिए थे आम आदमी को। तो हमारे देश में तो अब लगता है कि अदालतें भी तुष्टीकरण का काम करने लगी है। बहरहाल, इस पे कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके का माहौल देश में बन रहा है, उत्तर भारत में समझिए कि एक माहौल बन गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है संसद से भाग रही है, लोकतंत्र को ठेंगे पे रख रही है, और जेनजी या जेल अल्फा जो है उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जगह उत्तर प्रदेश से घटनाएं आई हैं जहां बच्चे डीएम के ऑफिस में घुस गए। महाराष्ट्र से ये वीडियो जा रहे हैं जहां बच्चे किसी बोतल को या ये छाते को माइक बना लेते हैं और बात कर रहे हैं, प्रेस की तरह बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, एक लड़की दूसरी लड़की से पूछ रही है कि ये सड़क जो है ऐसी है, क्या बोलते हैं इसके ऊपर? वो लड़की बता रही है। तो इस तरह की जो अवेयरनेस आ गई है यहाँ, हालांकि आपका स्टेट तो पहले से अवेयर स्टेट है, केरला को जहां तक मैं जानता हूँ। हम लोग केरला को सबसे शिक्षित स्टेट के तौर पे जानते हैं। क्या वहाँ इस तरीके का भाव है कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ काम कर रही है? और जेनजी जेन अल्फा के लोगों में वहाँ क्या आक्रोश है या क्या है? सही बात है धनंजय जी, और यहाँ पे मैं ये बात रखना जरूरी समझता हूँ कि जो झारखंड में जो रांची में आंदोलन हुआ, वो एक उसने एक और बार जो है ये जो बीजेपी है उनके समर्थक हैं उनके एक अप्रोच को फिर एक बार एक्सपोज किया। उसका मुख्य कारण है कि आपको पता है कि जैसे ही रांची में वो आंदोलन शुरू हुआ, जंतर मंतर के बाद सारा, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो अपने ताम झाम के साथ सारे रांची पहुंच गए। वहां पे उन्होंने जो अपने तंबू गाड़ दिए। लेकिन उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने बच्चों की जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में नहीं उन्होंने बात की। वो बात ये कह रहे थे कि देखो जी, ये सरकार आपके खिलाफ ये कर रही है, वो कर रही है,
और वहां के जो आम बच्चे जो अनशन पे बैठे हैं उनकी बात कम करते हुए ज्यादा बात ये कर रही थी कि शिबू सोरेन जो है इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश की। और शिबू सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन, हेमंत सॉरी, सोरेन। हेमंत सोरेन, उनके माफ पिता माफ है माफ। शिबू सोरेन जी। हाँ, तो हेमंत सोरेन जो है इसको दबाना चाहते हैं, इसके ऊपर दमन करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे आंदोलन हो। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, रांची में कितने दिनों से आंदोलन चल रहा था, और वहां पे कोई भी गैंग बना के वहां जाके, जिस तरह से जंतर मंतर में आपको पता होगा, हर रोज एक गैंग बन के आती थी, और वहां बाहर खड़े होके वो लोग कहते थे कि ये सब देशद्रोही हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, बच्चियों को गालियां देते थे। ऐसा कोई माहौल रांची में नहीं था, और रांची में कहीं आपने नहीं देखा कि ग्रुप्स में आके लोग जो है भड़का रहे थे। लेकिन जो ये आंदोलन, जो विधानसभा मार्च हुआ, उसमें देखो इन्होंने किस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की। और आपको पता है कई चैनल्स ने तो दिखाया भी कि जो कुछ एक लोग जो हेलमेट पहने हुए, मुंह में जो है अपने रुमाल बांधे हुए, वो उकसा रहे थे लोगों को हिंसा करने के लिए। वो कह रहे थे कि आगे जाओ और अंदर घुस जाओ, और स्पीकर को उतार के बाहर फेंको, और एमएलए को उठा के बाहर फेंको, और कुर्सियों में बैठ जाओ। तो वो लोग कौन थे? ये सारे प्रश्न जो है यूट्यूबर्स और बाकी जो चैनल्स है, जो सही रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां से, उन्होंने इन बातों का खुलासा किया। तो वो तो बहुत भयावह तस्वीर थी। और वहां के जो आंदोलन के जो संगठन है, जो आंदोलन चला रहे हैं, उन नेताओं ने साफ आके कहा था कि हमारी कोई ऐसी कॉल नहीं थी कि आप विधानसभा के अंदर घुसो। हमने ये कहा था कि यहाँ जहां भी रोकेंगे वहां हम बैठ जाएंगे, उसके बाद हम अपना जो है प्रदर्शन जारी रखेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन उनके सामने लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे थे, और एक को तो पकड़ा भी कि भी क्यों तुम पत्थर इकट्ठा कर रहे हो। और दूसरे लड़के ने, जो आंदोलन चला रहा है, जो लीडर है, उसने कहा कि हमने नहीं कहा तुम लोगों को भी पत्थर उठा के मारो या ये करो, ये तुम किसके कहने पे कर रहे हो। तो साफ जाहिर था कि ये कोशिश थी कि वहां पे भी हिंसा भड़काई जाए, ताकि पुलिस का दमन और जबरदस्त हो, और उसको फिर जंतर मंतर के साथ इक्वेट किया जाए। ये जो इनका एक नैरेटिव है ना, कि नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए, कि देखिए जंतर मंतर में तो आपने बहुत बोला, अब क्या, आप क्यों चुप हो। तो वो नैरेटिव चलवाने के लिए ये पूरा जो है इन्होंने एक तरीके से षड्यंत्र रचा था, जो कामयाब नहीं हुआ। जिस हद से वो चाहते थे कि कामयाब हो, वो चाहते थे कि वहां हिंसा हो, क्योंकि ये जो हिंसाकारी जो लोग थे, वो क्यों आए वहां पे, उन्होंने क्यों हिंसा भड़काने की कोशिश की, जबकि वहां के किसी भी नेता ने बोला नहीं था कि हम हिंसा करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई कॉल नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी तो इसका मतलब कि भी कोई जानबूझकर और पूरी प्लानिंग के साथ वहां पे उतरा था। कुछ एक ऐसे लोग तबके निकले थे जो इस आंदोलन को थोड़ा सा हिंसात्मक बनाने की कोशिश करने की कर रहे थे। तो ये सबको देखते हुए ये सारी बातें जो है, केरला की जनता भी बड़े नजदीक से देख रही है, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक चेतावनी भी है, ये जो आंदोलन हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जेनजी की प्रश्न है, यहाँ पे भी परीक्षा में जो पेपर लीक होते हैं पीएससी वगैरह के, उसमें भी यहाँ पे कई धांधलियां होती है। तो ये एक वेकअप कॉल है, चाहे वो वाम मोर्चा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उनके लिए भी ये एक वेकअप कॉल है कि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को सुधारो। अपने पूरी जो पीएससी का जो घटन है, जो घटना है, जो संगठन है, उसको जरा सही करो, ताकि बच्चों की जो सही समय पे जो है एग्जाम्स हो, उनको नौकरियां मिले। तो उसके बारे में एक गहन विचार करने की कोशिश होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए, सबको एक साथ आकर बच्चों के भविष्य के बारे में एक कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, और उसके ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो काफी दूरगामी जो बदलाव हैं या जो चेंजेस हैं वो हो पाए। तो मुझे लगता है कि हो सकता है केरला इसकी पहल कर सके, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सारे मिलकर जो है बच्चों के भविष्य की जहां तक बात है, उसमें हम लोग सब मिलकर एक जो है बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट तैयार करना जरूरी है। जी, एक आखिरी सवाल ये कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए बीजेपी ने या और लोगों ने क्या नहीं किया, ये सबको पता है। लेकिन इधर के जंतर मंतर के, हालांकि पहले से उनकी स्थिति बदलने रह गई है, सरकार की स्थिति लगातार डाउन होती जा रही है। यहाँ तो एक सर्वे भी आया जिसमें कहा गया कि अब जो है अगर चुनाव होते हैं अभी, तो कांग्रेस या यूपीए सरकार जो है फिर से बन जाएगी और बीजेपी बाहर हो जाएगी। लोकप्रियता भी राहुल गांधी की बढ़ी है इधर, जो सर्वे आया था उसमें। लेकिन क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी तो वहाँ केरल में, केरल से वो चुनाव लड़े, केरल के सांसद रहे, जब
अमेठी से हार गए तब वो केरल ने सपोर्ट किया, केरल के सांसद रहे। फिर वो जो है उनकी सिस्टर वहाँ प्रियंका गांधी गई, वो वहाँ से अभी सांसद हैं। लेकिन केरल को लेकर के उनके जो राहुल गांधी है या प्रियंका है, दोनों लगातार जा आ रहे हैं वहाँ, ध्यान है उनका केरल पे। अब एक बात ये है कि क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो छवि बनी है, नरेंद्र मोदी की छवि जिस तरह से गिरी है, इधर साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि जैसे ये आपने कहा कि वो मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे एड्रेस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे एड्रेस इसलिए कर रहे हैं कि गटर मीडिया का पूरा टीआरपी गिर गई। गटर मीडिया को लोगों ने जो है जहाँ भी प्रदर्शन पे गए वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लोग जो है दिल्ली से लेकर के पटना तक, सिवान तक जहाँ है वहाँ दौड़ा रहे हैं। नहीं बात करने दे रहे हैं। वो जैसे ही वो टेलीविज़न चैनल का माइक होता है, हूट करते हैं। तो टीआरपी गिर गई है। तो नरेंद्र जी मोदी जी अब आए, मोबाइल पे आए, मोबाइल पर भी बच्चों ने उनको दौड़ा लिया और कहा कि जो है मोबाइल पर आकर के बच्चों को एड्रेस करना चाहते हैं, बोलते फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स बोलने के बाद आप कहते हैं गाली क्यों दी? तो फ्रेंड्स में गाली गलौज तो होती ही है, तो सुनिए और माफी क्या दीजिएगा। इस तरह की बातें हुई। खैर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि केरल में और बेहतर हुई है, और ऐसा लग रहा है कि केरल केरल को ऐसा लग रहा है कम से कम कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री कल को बन सकते हैं? जी, केरला में ऑलरेडी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पर मोदी जी से बहुत ज्यादा जो रेटिंग है पॉपुलैरिटी वो राहुल गांधी की है। और केरला के अंदर हमेशा से ये बात रही है कि राहुल गांधी एक वेल मीनिंग एक इंसान है और काफी ह्यूमेन है और एक सबसे बातचीत करते हैं वो। और जब भी वो केरला में रहे हैं, जब जब वायनाड के एमपी थे, तब भी वो लगातार आते रहते थे और लोगों के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट था। और पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने बहुत कड़े तरीके से जो है हमला किया था बीजेपी के ऊपर भी और साथ में यहाँ के वाम मोर्चा के ऊपर, क्योंकि उनको उनका मानना था कि वाम मोर्चा जो है किसी तरह के एक सॉफ्ट अप्रोच जो है मोदी के साथ कर रहा है और वो कोशिश ये कर रहा है कि कांग्रेस हार जाए तो कोई बात नहीं, अगर बीजेपी आ जाए थोड़ी बहुत तो उसमें हमें को कोई गिला नहीं है। ऐसा वाम मोर्चा के कुछ नेताओं का मानना है, ऐसा उस समय एक प्रचार चला हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने जो है बहुत कड़े शब्दों में इनके ऊपर हमला भी किया था वाम मोर्चा के ऊपर कि आप जो है यहाँ पे बी टीम की तरह, बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो एक जो सेकुलरिज्म के मामले में धर्मनिरपेक्षता और जो आपसी भाईचारा, जो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो ये नारे जो है केरला के अंदर बहुत ज्यादा इसका असर होता है। उसका ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि केरला का समाज अभी भी काफी जो है वो प्लूरलिस्टिक समाज है और यहाँ पे जो सारी तबके जो यहाँ पे जी रहे हैं वो आपसी वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस से जी रहे हैं। और इसी की वजह से जो है यहाँ पे जो कट्टरपंथी हिंदू संगठन है वो भी अपने कट्टरपंथी चेहरे को सामने ज्यादा नहीं लाते हैं। उनको पता है कि प्रेशर समाज का जो है काफी है। इस कारण ये नहीं कि वो कोई बहुत अलग तरीके से यहाँ काम करते हैं, चाहते तो वो सेम नैतिकतावादी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। वो चाहते तो वो सेम एजेंडा यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो है स्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाए, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उनको पता है कि अगर ज़्यादा करेंगे तो समाज का जो है रिएक्शन वो बहुत काउंटर रिएक्शन बहुत तेज होगा। इसलिए वो जो है अपने आप को थोड़ा रोक के रखते हैं। उसी तरह मैं ये भी कहूँगा यहाँ पे कि जो मुस्लिम तीव्र संगठन है, जो पहले रहे हैं जो, उनका भी कई बार ये कोशिश रही है कि वो जो है माइनॉरिटी जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दे या उसको थोड़ा उसको ज्यादा तेज करे। तो वो भी जो है जब सेकुलर जो पार्टियां हैं या सेकुलर नेता हैं जो वो अपना इतना प्रेशर बना के रखते हैं समाज के साथ मिलके, तब ये सारे संगठन है जो एक कदम पीछे ले लेते हैं। लेकिन इसका ये मानना नहीं है कि वो आगे नहीं करेंगे ऐसा, वो कभी भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये एक कांस्टेंट लड़ाई है। ये नहीं है कि केरला अब जो है एक आइलैंड बन गया है, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। कोशिश चारों तरफ से जारी रहती है। यहाँ पे सांप्रदायिक ताकतें भी अपना पूरा जोर लगा के रखती हैं, कोई जहां भी कोई गैप मिलता है वहां घुसने की कोशिश करती हैं। तो समाज को जो है हमेशा सचेत रहना होगा केरला के अंदर भी, और वो है भी। और फिलहाल जो है राहुल गांधी की जो भी यहाँ पे अपीलें आई हैं या जो भी उन्होंने कहा है उसको काफी उसका स्वागत हुआ है केरला के अंदर। और जैसा आपको पता है कि यहाँ फ्री ट्रैवल किया गया है ऑर्डिनरी बसेस में महिलाओं के लिए, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो उसका फैसला था वो राहुल गांधी का ही था।
और उसका काफी असर यहाँ पे हुआ है केरला के अंदर। तो ये जी सारी चीजें जो है ये दर्शाती हैं कि राहुल गांधी जो है लोगों की भलाई के लिए या एक अच्छी सोच रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस माहौल में मेरे ख्याल से वो काफी सामने खुलकर आता है। बिल्कुल। और केरल के लोग इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गिलवेस्टर भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी जो देख रहे थे। कैसा लग रहा है कार्यक्रम आप जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं हम शाम की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।